अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। रोज़नामा दुनिया के आज के कॉलम्स में मुफ्ती मुनीब साहब का ज़ाविया नज़र, तारीख़ शायद 29/6/2020। आज का कॉलम प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन 1960 के अशरे में सदर मोहम्मद अयूब के ज़माने में पाकिस्तान सनती एतबार से तरक्की कर रहा था और मईशत के शरह नमो काबिल रश्क थी। फिर 1972 में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाज़ कामयाब सनतें तमाम मालियाती और तालीमी इदारे कौमी मलकियत में ले लिए, क्योंकि ये 1970 के इंतखाब में उनका मंशूर था और सोशलिज़म हमारी मईशत है उनका नारा था। लेकिन इस निज़ाम को संभालने के लिए उनके पास कोई तरबियत याफ्ता नज़रियाती कैडर नहीं था। चुनांचे मईशत का पहिया जाम हो गया, बल्कि रिवर्स गियर लग गई। मालियाती और तालीमी निज़ाम तनज़्ज़ुल का शिकार हुआ और आज तक उसकी कमा तलाफ़ी नहीं हो सकी। यहाँ हम नज़रियाती पहलुओं पर नहीं बल्कि हक़ाइक़ व वाक़यात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ के दौर में कौमियाई के इदारों की निजकारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो ताहाल जारी व सारी है। लेकिन हमारे कौमी तनाज़ुर में ये इक़दाम भी बहुत से मनफी पहलुओं का सबब बना। जिन शोबों पर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है उनमें एक निजकारी का शोबा भी है। इसके बाद आने वाली हुकूमतों में निजकारी का सिलसिला जारी रहा। चुनांचा पाकिस्तान स्टील, PIA और रेलवे के बाद शोबों या रूट्स की निजकारी की बात होती रहती है। यह अमर दिलचस्प है कि हर दौर की हुकूमत निजकारी की बात करती है और अपोजिशन इसके खिलाफ मुहिम चलाती है। फिर जब वही अपोजिशन इक़्तिदार में आ जाती है तो वही मुनाकशा चलता है। बस सिर्फ अपोजिशन बदल जाती है, यानी कल जो निजकारी के मुखालिफ थे आज उसके अलंबरदार बन जाते हैं और कल जो निजकारी का परचम बुलंद किए हुए थे आज उसके खिलाफ तहरीक चला रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी सियासी जमातों की पॉलिसियाँ असूलों पर मबनी नहीं होती, वक्ती मुफादात और पॉपुलिज़म के ताबे होती हैं। मुल्की और कौमी मुफाद तरजीह अव्वल नहीं होता, वरना अपोजिशन से इक़्तिदार में आने की सूरत में पॉलिसियाँ और असूल बदलने नहीं चाहिए थे। ये मौजू हमने इसलिए मुंतखब किया कि हमारे हाल और माजी की सब हुकूमतें बहुत उजलत में होती हैं। इस बिना पर हमारे फ़ैसले, इक़दामात और उनके नताइज में खामियाँ और नकाइस रह जाते हैं। माजी में पाकिस्तान स्टील की प्राइवेटाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रोका और इसके बाद से अब तक पाकिस्तान स्टील 200 अरब की और PIA तकरीबन 400 अरब की मकरूज़ है, जबकि एक वक्त में ये दोनों इदारे नफ़ा बख्श थे और कामयाब थे। PTCL की जल्द बाजी में निजकारी की गई, 26% अदाई पर उसका इंतज़ाम इत्तिसालात के सपुर्द कर दिया गया और मुकम्मल बकायाजात आज तक ना मिल सके, जबकि ये एक कामयाब और नफ़ा बख्श इदारा था। इसकी वजह यह है कि निजकारी के वक्त हुकूमत मामलात की जुज़ियात को नहीं देखती। कानून बैनुल अक़वाम और कॉरपोरेट लॉ के माहिरीन से मुआहदात के बारे में माहिराना राय नहीं ली जाती। मुआहदात में झोल रह जाते हैं और इसके नतीजे में मुल्की और कौमी नुकसान होता है। यही वजह है कि पुर्तगाल की कंपनी टेथॉन के साथ रिकॉर्डिक और तुर्की की कंपनी कार के रेंटल पावर के साथ मुआहदे मनसूख किए गए। फिर आलमी अदालतों से हमारे खिलाफ फैसले आए और भारी जुर्माने आयद किए गए। हमारे यहाँ कोई तहकीकाती कमीशन कायम नहीं हुआ कि इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। अब तक ऐसा महसूस होता है कि बाज़ ममालिक की तरह आइनी अमूर को तय करने के लिए भी आइनी अदालतें अलग होनी चाहिए और इसी तरह आलमी मुआहदात का जायज़ा लेने और उनका ट्रायल की अदालतें अलग होनी चाहिए। इन अदालतों में इन शोबों के बेदाग किरदार के हामिल आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन को जज बनाया जाए और इनका दौरानिया आइन में तय हो ताकि इन्हें ब्लैकमेल ना किया जा सके। हाल ही में सिंध हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील हमारे हवाले की जाए, हम चलाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी को भी ये फ़रोख्त की जाएगी उसे तमाम माली बार से आज़ाद करके दिया जाएगा, यानी 200 अरब के कर्ज़े माफ़ कर दिए जाएंगे। मुलाजमिन के गोल्ड हैंडशेक पर तकरीबन 10 अरब खर्च होंगे और ख़रीदार इदारे को 0 मीटर से चलाएगा। नेज़ हुकूमत सिंध ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान स्टील की 17,000 एकड़ ज़मीन की मालियत खरबों रुपए है और वो हमारी मलकियत है, यानी ख़रीदार कंपनी स्टील मिल चलाने के बजाय उस ज़मीन पर इंडस्ट्रियल जोन या रिहायशी स्कीमें बनाकर खरबों रुपए कमा कर निकल जाएगी। इससे कतई नज़र कि सूबा सिंध की हुकूमत के पास पाकिस्तान स्टील की चलाने की कोई महारत नहीं और इसका अपना हुकूमत चलाने का रिकॉर्ड भी शफाफ नहीं, तसव्वुर किया जाता है कि यही लूट मार यहाँ भी होगी। लेकिन निजकारी किसी भी नौयत की हो, इसमें पाकिस्तान स्टील चलाना शर्त लाजिम हो और
ज़मीन को फ़रोख्त करके माल बनाने की मुकम्मल कानूनी ममानत हो, वरना यहाँ बेमिसाल लूट मार होगी और आखिर में कौम के हाथ कुछ नहीं आएगा। यही सूरत हाल PIA की है। हमारे यहाँ साहिब मनसब अपने आप को किसी के सामने जवाबदेह नहीं समझता और वो फ़र्ज़ कर लेता है कि उसे माज़अल्लाह खुदाई इख्तियारात मिल गए हैं। एक साहब को अचानक ख्याल आया कि PIA के जहाज़ों पर मार्क का ट्रेड मार्क मिटाकर हस्ब साबिक पाकिस्तानी परचम बनाया जाए और इस फरमान पर फौरी अमल किया जाए। पास कर दिया गया। किसी ने ना पूछा कि इस पर कितना खर्चा आया और इन साहब को किस ने इख्तियार दिया कि एक कौमी इदारे को जो पहले ही गैर मामूली कर्ज़ों तले दबा हुआ है उसे और तबाह और बर्बाद कर दे। माना कि कौमी परचम के ट्रेडमार्क को बदलना गलती थी, लेकिन क्या दुनिया भर की कमर्शियल एयरलाइनों का ट्रेडमार्क उनका कौमी परचम होता है? हमने पहले भी इन्हीं सफ़ात पर हमारे बैनुल-अक़वामी मुआहिदात के उन्वान से एक कालम लिखा था, जिसमें इन अमूर की तरफ तवज्जो दिलाई थी। कई साल पहले माहिर कानून बैनुल-अक़वाम जनाब अहमद बिलाल सूफ़ी ने हमें एक ब्रीफिंग दी थी कि हम पर तकरीबन 13,000 बैनुल-अक़वामी कवानीन और 10,000 मुल्की कवानीन हाकिम हैं। उन्होंने बताया था आलमी सतह पर जब बैनुल-अक़वामी अमूर पर कानून साजी होती है, इस पर महीनों और बरसों लग जाते हैं और तमाम ममालिक के कानून बैनुल-अक़वाम के माहिरीन नहायत अर्क रेज़ी से एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले और एक एक पैराग्राफ का जायज़ा लेते हैं कि कल ये हमारे गले का फंदा ना बन जाए। जबकि हमारी नुमाइंदगी करने वाले या तो होटलों में आराम फरमा होते हैं या मार्केटिंग कर रहे होते हैं। आए दिन हम एहतजाज करते रहते हैं कि सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडिया डैम पर डैम बना रहा है और हमारे मुल्क की ज़मीनों को बंजर बनाने की तदबीरें कर रहा है, लेकिन हम किसी बैनुल-अक़वामी अदालत या फोरम पर कामयाबी के साथ इसके इक़दामात को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मुआहिदे के वक्त हमने तमाम शराइत का अर्क रेज़ी से जायज़ा नहीं लिया था, मुस्तकबिल के इम्कानात से आंखें बंद कर ली थी और ये नहीं सोचा था कि हम अपने मुस्तकबिल के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें और इस पर कानूनी बंदिशें किस तरह आयद करें। ये बात मुसल्लम है कि ताकतवर जो चाहता है कर गुज़रता है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो तो हमें बर वक्त करना चाहिए था। बाद में शोर व गौगा, आहोज़ारी और फ़रियादें करने से कुछ हासिल नहीं होता। गुज़िश्ता कई बरसों से हमारी हुकूमतें अपने कौमी असासों को गिरवी रख कर मुल्की और बैनुल-अक़वामी कर्ज़े हासिल कर रही हैं, सकूक जारी कर रही हैं। इन चीज़ों का भी गहराई के साथ जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हुकूमत कौमी असासों को किस हद तक गिरवी रख सकती है। बदकिस्मती ये है कि हमारे पार्लियामेंट और इसकी कायमा कमेटियाँ नाफ़ाल हैं और ना उनमें संजीदगी से काम होता है। एक बार वाशिंगटन के दौरे में हम कैपिटल हिल गए तो पता चला कि कांग्रेस के मुख्तलिफ़ कमेटियों में जो कांग्रेस के अरकान रुकन होते हैं उनके बाकायदा दफातर होते हैं। उन्हें मशरिक़ वस्ता, मशरिक़ बईद, यूरोप, लातीनी अमरीका, अफ्रीका, हत्ता कि दुनिया के तमाम ख़ित्तों की बाबत माहिरीन की खिदमत हासिल होती हैं, जो उनके लिए इजलास से पहले वर्किंग पेपर तैयार करते हैं। और यही वजह है कि वो बाल की खाल उतारते हैं और हर मामले की तह तक जाते हैं और अपने कौमी और मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वफाकी और सूबाई बजट इजलास जारी हैं, लेकिन किसी सतह पर अपोजिशन की कोई शेडो कैबिनेट नहीं है। ना पॉलिसी पर माहिराना तनकीद होती है, ना मुतबादिल तजावीज़ पेश की जाती हैं। बस एक दूसरे की तौहीन, तज़लील और तहक़ीर करके लुत्फ़ हासिल किया जाता है और अपने कायदीन से दाद व तहसीन ली जाती है। असल मसाइल पर कोई बात नहीं करता, ना मीडिया में उनको जगह मिलती है और ना कौम का मिजाज संजीदा बातें सुनने का है। टेलीविज़न चैनलों पर जो मुबाहिसे होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जैसे चौराहे पर कोई चौपाल सजी हो। वही रहनुमा जो ऑनलाइन कैमरा एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाते हैं, कैमरा ऑफ होने के बाद आपस में गपशप करते हैं, यानी वो ख़ुद भी इन बातों को संजीदगी से नहीं लेते। बस लाजिम है कि माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमीशन बने जो प्राइवेटाइजेशन और आलमी मुआहिदात के लिए असूल वज़ा करे। हुकूमत वक्त कोई भी हो, इनकी पाबंदी सब पर लाजिम हो और सब इसके स्टेक होल्डर बने। हमारी मजालिस कायमा में मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन को बुलाया जाए, उनकी महारत से इस्तिफ़ादा किया जाए। हम एक अरसे से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ना आवाम के एहतजाज को की अहमियत दे रही है, ना हमारी हुकूमत को जवाबदेह है और ना हमारी अदालतों को।
اتنی خود سری کا سبب سوائے اس کے کیا ہے کہ معاہدہ کرتے وقت قومی مفادات کا پاس نہیں رکھا گیا، نہ متعلقہ کمپنی باہر سے زر مبادلہ لائی، بلکہ پرانی مشینری پر صکوک جاری کر کے قومی بینکوں سے اربوں کے حساب سے پیسے لیے اور منافع کما کر باہر بھیجتی رہی۔ وقت آ گیا ہے کہ ان معاملات کے جائزے کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی جامع کمیشن بنایا جائے۔ سننے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے اور بہت سے کالمز، ایڈیٹوریلز، اوپینینز اور آڈیو بکس آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں اور آپ اسے سن سکیں۔ شکریہ۔